किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से भारत को दुबई एयर शो में हज़ीमत का सामना करना पड़ा और अभी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जंग का ख़तरा टला नहीं है, तो क्या समझते हैं क्या जंग का ख़तरा मौजूद है? भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, जहाँ तक इस तीजाज एयरक्राफ्ट के क्रैश का ताल्लुक है, ये एक प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए क्रैश हुआ, तो मेरी पायलट के साथ कॉन्डोलेंस है। एज ए प्रोफेशनल ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी और उसमें वो क्रैश हुआ, तो इट्स अ ट्रेजिक इंसिडेंट। जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए, दुबई एयर शो का, दुबई एयर शो एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें तमाम फोर्सेस आती हैं, अपना डिस्प्ले करती हैं आर्म्स को, एयरक्राफ्ट को, और सेल्स एंड मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे डील्स होती है। अब ऐसे में एक जहाज का क्रैश होना, जो कि अभी सेल्स एंड मार्केटिंग की स्टेज पे हो, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है डेफिनेटली इंडिया के लिए, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। वाइल इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी यकीनन स्टार्ट हो गई है, और वो एक अपना उसका एक प्रोसीजर होता है क्रैश की इन्वेस्टिगेशन का, जो कि स्टार्ट हो गया, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट फ्लाइट रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर और बाकी सारे एलिमेंट्स भी देखे जाते हैं कि क्या इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, इसमें पायलट एरर हो सकता है, या कोई और डिजाइन इशू। ये एक अभी इतनी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। लेकिन एक आपसे मैं शेयर करूँ, एक एविएशन का एक प्रिंसिपल है, जेम्स रीजन प्रिंसिपल हम उसको कहते हैं। वो कहता है कि क्रैश और इंसिडेंट डोंट हैपन इन अ डे, दे आर कलेक्टेड टुगेदर, दे ब्रॉट अप टुगेदर इन नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एरर्स एंड देन एक्यूमुलेटेड टू बिकम अ इंसिडेंट। तो मैं समझता हूँ कि इस इंसिडेंट के पीछे, ये खाली एक इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं जो कि तीजाज एयरक्राफ्ट से लिंक हैं, और दैट इवेंचुअली एंड अप टू दिस क्रैश। ठीक, सर ये भी बताइएगा कि एविएशन इंडस्ट्री जो है भारत की, उस पर अब क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एक उनका प्लेन क्रैश भी हुआ था, और फिर यही तैयारा, तेजाज तैयारा जो था दुबई एयर शो में, इसका फ्यूल लीक हुआ, फिर ये तैयारा तबाह हो गया, पायलट भी हलाक हो गया। तो एविएशन इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट भारत के आएगा, इस बारे में भी बताइएगा। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब ये स्ट्रेटेजिकली कवर कर रहा है कि इसके इम्पैक्ट क्या है इस क्रैश के। मैं आपसे शेयर करूं कि अभी तक तीजाज के 2 क्रैश हुए। एक 2024 में हुआ था, वो ऑयल लीक के ऊपर हुआ था, इसमें इंजन ऑयल लीक थी जिससे वो क्रैश हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली इस जहाज में भी आज से 2 दिन पहले आपने सुना होगा, रिपोर्ट किया गया था कि ऑयल लीक थी। ऑल्दो कि वो पर्टिकुलरली ये टेल नंबर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जनरली स्टैटिक एयरक्राफ्ट और डिस्प्ले एयरक्राफ्ट अलग होते हैं, तो वो स्टैटिक एयरक्राफ्ट में लीक थी। बट दिस इज वन ऑफ द इशू जो एक हाईलाइट हो रहा है अब मीडिया पर भी और एक जनरल डिस्कशन में भी, कि इसके अंदर कुछ डिजाइन इश्यूज हैं। दिस इज प्री मैच्योर एयरक्राफ्ट टू गेट ऑन द डिस्प्ले इन एन इंटरनेशनल फोरम। जहां तक ताल्लुक है इम्पैक्ट ऑन एविएशन इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जिस तरह मैंने बात की कि दुबई एक शो में आप मिलियन के लोगों के सामने आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को, और अगर वो प्रोडक्ट परफॉर्म ना कर सके, तो आप देखें कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल शेकअप हो जाता है। ये तो हो गया इंटरनेशनल कस्टमर। आज है हम लोकल कस्टमर। लोकल कस्टमर है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी बहुत रिलक्टेंट है इस जहाज को लेने में। रीजन बीइंग कि तीजाज एयरक्राफ्ट प्रोग्राम देखिए शुरू हुआ था 1983 में, और टिल डेट सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं, यानी 40 एयरक्राफ्ट इन 40 इयर्स। ये उनके इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह जो हैं, उनका मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ आपको, 40 एयरक्राफ्ट इन 40 इयर्स एंड टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। उन्होंने कहा था कि अगर ये टेक्नोलॉजी मुझे 40 साल बाद मिल भी जाए, 1983 की डिजाइन टेक्नोलॉजी, तो ये मेरे लिए काफी नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स तो पहले ही इस जहाज को लेने में बहुत रिलक्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से इश्यूज हैं इसके अंदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 40 इयर्स लगे। इसमें मल्टीपल इश्यूज आए, जिसमें इंजन इश्यूज हैं, फ्लाइट कंट्रोल्स के, ऑटो पायलट के, रडार इंटीग्रेशन के, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन के, ये सारे डिजाइन इश्यूज हैं जिनसे ये जहाज गुजरता गया और डिले से डिले होता गया। और अभी सिचुएशन ये है कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने 180 तीजाज एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, विच इज तीजाज मार्क 1A। ये जो क्रैश हुआ ये मार्क 1 था। अब मार्क 1A वो है जिसमें इन्होंने ये सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं। लेकिन अब अगर ये क्रैश में रीजन निकलता है कोई डिजाइन इशू, और ऐसा कोई डिजाइन इशू जिससे प्रोडक्शन हॉल्ट होती है, तो मार्क 1A के वो 180 एयरक्राफ्ट जो अभी अंडर प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट होंगे। और इसका इम्पैक्ट एक ओवरऑल इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस पे भी जाएगा,
और ओवरऑल तीजा या हल जो कि इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि मैन्युफैक्चर करता है उसके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन होल्ड हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं समझता हूँ आएगा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, क्योंकि देखिए इंडियन एयरफोर्स ने तीजास एयरक्राफ्ट क्यों ले रहे थे, वो फिल कर रहे थे अपनी एजिंग फ्लीट को। वो एजिंग फ्लीट लाइक वो 60 इयर्स ओल्ड पुराने जहाज उड़ा रहे थे। अभी मिग 21 रिटायर हुए 2 महीने पहले। They are having 40 against a 42 sanction strength of squadrons. They are having only 29. तो ऑलरेडी उनके पास बहुत कम स्क्वाड्रन्स हैं। वो उनको फिल करना चाहते थे बिकॉज विद दीज तीजास, जिसको वो फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये डिले में चला गया प्रोग्राम। तो ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अब तो फ्रांसीसी कमांडर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने मार के हक में इंडिया में जो भारतीय राफेल तैयारे हैं वो मार गिराए हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये कामयाबी जो है ये चीनी तकनीक से ज्यादा पाकिस्तानी सलाहियतों की वजह से। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, आपके बिल्कुल मुनासिब सवाल है और इसके 2 एंगल्स हैं। पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा और उसके बाद जो चाइनीज टेक्नोलॉजी। देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है वो पहले ही बहुत प्रेशर में आफ्टर 7-0, एंड उस प्रेशर में ये उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जिसमें उन्होंने अपना एक 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया एमका के नाम से, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि तीजास की जब सीरीज खत्म होगी, तीजास मार्क 1A जो मैंने जिक्र किया 180, उसके बाद तीजा मार्क 2 है इनका जो 2028 में आएगा, और फिर एमका है जो 2035 में आएगा। अब देखिए ये सारी सीरीज डिले में चली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस क्रैश, ठीक है। और दूसरा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये इंडिया के मीडिया भी आपस में डिस्कस करते हैं, और अगर कोई सुन रहा है आपके प्रोग्राम में तो आई एम श्योर वो जरूर सोचेंगे कि क्या 2035 में जो जहाज आएगा मार्केट में और 2040 में ऑपरेशनलाइज होगा तो क्या उसकी उस वक्त रेलिवेंसी भी होगी। उस जमाने में एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की या 4.5 जन एयरक्राफ्ट की, जबकि उस वक्त 7th जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होंगे। तो ये इंडियन एयरफोर्स इस वक्त एक बड़ा डायलेमा से गुजर रही है जिसमें एजिंग फ्लीट है, श्रिंकिंग स्क्वाड्रन्स हैं, उनको रिप्लेनिशमेंट के लिए जहाज नहीं मिल रहे। ट्रंप ही की मैं बात करूं कि ट्रंप ने शुरू में आपको याद होगा कि F-35 ऑफर किए थे इंडिया को, ये बात है मार्का हक से पहले। F-35 अगर ये लेते हैं तो वहां भी फंसते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी कॉस्टली एयरक्राफ्ट, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत हाई है, $42,000 पर आवर है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट। दूसरी तरफ रशिया ने ऑफर किए थे Su-57। अब अगर Su-57 लेते हैं तो फिर जो रशिया की अमेरिका की सैंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगी। अब वहां से ये रशिया हालांकि ट्रांसफर प्रोडक्शन भी दे रहा है Su-57 की, वो नहीं ले सकते, जाहिर बात है टैरिफ है, सैंक्शंस है, तो ना वो ले सकते हैं ना वो। अब लोकल इंडिजिनस प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा भरोसा था, वो सेटबैक हो गया इस क्रैक की वजह से। जहां तक आपके दूसरे पार्ट का ताल्लुक है सवाल के, जो J-10 वाला है, देखिए नो डाउट के J-10 एक कैपेबल जहाज है और बहुत उसकी हाई कैपेबिलिटीज है, लेकिन डेफिनेटली जब वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आया है तो उसकी कैपेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो गई है, क्योंकि मैन बिहाइंड द गन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें J-10 की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स का हाथ है। हमारे जो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जो हमारा डॉक्ट्रीन है, जो हमारी लीडरशिप है, ये सब एक्चुअली एड अप करती है टू गिव अ पंच थ्रू अ मीन, विच मीन इज इन दिस केस इज अ J-10C। और अभी आपने देखा होगा कि बाय आफ्टर मार्का हक J-10C के शेयर्स भी बढ़े हैं, इंडोनेशिया ने भी J-10 खरीदा है, बांग्लादेश भी J-10 को नेगोशिएट कर रहा है, और बहुत से मुल्क हैं जो J-10 को खरीदना चाह रहे हैं अगेंस्ट राफेल, और राफेल की मार्केट उसी तरह ड्रॉप हुई है। तो इसके एक मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट हुए हैं मार्का हक के ऑन द एविएशन इंडस्ट्री ग्लोबल, नॉट ओनली इन एविएशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया। सर ये भी बताइएगा कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। अब तो इवन कारोबारी मामलात भी एक दूसरे के साथ काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत का अफ़गानिस्तान के लिए अपने कार्गो परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया गया है, और ये जो इनकी एक दूसरे के करीब नज़दीकियाँ हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है अफ़गानिस्तान के लिए। जब तक अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करता पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कुछ अफ़गानिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने तो साफ तौर पे मना कर दिया है। तो ये जो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो एक ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, आपने देखा होगा कि मार्का हक के बाद भारत को एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है इस वक्त। उसकी चाइना के साथ तो पहले ही नहीं बनती थी, लेकिन उसके बाद यूएस, जो कि आपने देखा है कि यूएस के साथ सैंक्शन और टैरिफ, ये सारे इश्यूज भी चल रहे हैं। तो अब इस आइसोलेशन में उसको पार्टनर्स नहीं मिल रहे। अब उसमें इस सिनेरियो में उसको एक अफगानिस्तान एक पार्टनर की फॉर्म में मिल रहा है प्रॉब्ली, लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि ये उसकी कामयाबी नहीं हो सकेगी। इंडिया चाहता है हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों बॉर्डर्स को एक्टिवेट रखना, दोनों को हॉट रखना, जो कि आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक, ये भी बताइएगा, तुर्किया का एक वफ्द जो है वो अगले हफ्ते अफ़गानिस्तान जा रहा है, मुज़ाकरात की कोशिश करेगा। पहले भी कतर और तुर्किया ने कोशिश की, सालिस के तौर पर किरदार अपना रोल प्ले किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम रहे। अब तुर्किया का वफ्द अफ़गानिस्तान जाता है तो क्या समझते हैं, कोई मुस्बत तब्दीली सामने आएगी, कुछ मुज़ाकरात में कामयाबी नज़र आती है आपको? देखिए, ये कहना कबल वक्त है। टर्की हमारा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इस पे बहुत एफर्ट्स कर रहा है फॉर द नेगोशिएशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें कि जो पाकिस्तान की डिमांड्स हैं अफगानिस्तान को बड़ी लॉजिकल है और वो रिक्वायर्ड है, और अगर अफगानिस्तान उनको मीट कर सकता है तो ये नेगोशिएशंस जरूर कामयाब होंगी। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस पे अफगानिस्तान को भी अब एक वो मैसेज मिल गया है जिसमें वो सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हमें वो करना होगा जो बहुत अरसे से वो नहीं कर रहे, और अब पाकिस्तान उनको बहुत अरसे से बहुत तरीकों से बताता भी रहा, बट प्रॉब्ली अब लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हार्ड पावर यूज करनी पड़ी, जो कि अफगानिस्तान मेरा ख्याल है कि उस जगह पर आ गया जब भी ये एक नेगोशिएशंस का सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है। बिल्कुल, अब नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा अफ़गानिस्तान पाक के साथ, और जो सालिस का रोल तुर्किया की जानिब से प्ले किया जाएगा। इसके बाद अब ये जो सिटिंग होने जा रही है तुर्किया की जानिब से, अफ़गानिस्तान जाएगा उनका वफ्द, और इसके बाद क्या माहौल बनेगा इस पर ये आने वाला टाइम बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर्ड रज़ा हैदर, दिफाई तज्ज़िया कार हमारे साथ मौजूद थे।